नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बूथ पर फोकस। देखिए, हालांकि चुनाव में वक्त है, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, दोनों की तैयारियां अभी से चल रही हैं और बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए, बूथ पर निश्चित तौर पर फोकस करके अ, पूरी कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। लेकिन एक बात और है कि निकाय और पंचायत चुनाव जो होगा वो कहीं ना कहीं इनकी अग्नि परीक्षा हो सकता है। 2018 में क्योंकि मामूली था जीत का अंतर, 2023 के लिए अभी से दोनों दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बूथ मैनेजमेंट से वोट बढ़ाने की कवायद है और नेताओं का परफॉर्मेंस ही टिकट का आधार बनेगा। जातीय समीकरण की बात करें तो दोनों दलों का ज्यादा जोर है। आदिवासी समुदाय पर बीजेपी का खास फोकस है क्योंकि कांग्रेस की जब जीत हुई थी तो आपको बता दें कि अच्छा खासा एक वोट बैंक निश्चित तौर पर कांग्रेस के पाले में गया था और इसीलिए कांग्रेस की सीट्स भी बढ़ी थी, कांग्रेस को सफलता मिली थी। तो कहीं ना कहीं बूथ पर फोकस, अब सवाल यही है कि बूथ पर फोकस करके तमाम चीजों को जो पार पाना है, क्या पा पाएंगे, कैसी तैयारियां हैं, क्या चल रहा है, कितना सफल होगा, हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं राम पांडे जी आपसे ही कर रही हूं। जिस तरीके से बूथ पर फोकस, भारतीय जनता पार्टी तो अपना उनसे मैं लूंगी सवाल, वो करेंगे बूथ पर फोकस करके जो प्लानिंग की जा रही है या आगे बढ़ने की बात है, या कहीं ना कहीं कह लीजिए कि लगता है कि उसको बहुत ज्यादा इस इलेक्शन में गेन कर पाएंगे। कैसे, क्या प्लानिंग है और कैसे करने से सफल होंगे? देखिए, ये जो संगठन का काम होता है ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। ये केवल चुनाव को देखकर नहीं किया जाता है, ये लगातार 5 साल तक पार्टी को करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अलग तरीके से काम करता है और कांग्रेस का संगठन है वो अलग तरीके से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जैसे चुनावी दौर में भाजपा का इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। आप देखिए, प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त है। अब ये वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? भाई, जिस घर में जाएंगे लोग महंगाई के कारण त्रस्त है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, एससी हो, सवर्ण हो, सबके ऊपर इसकी मार पड़ी हुई है। और कोई भी संगठन जब चुनाव में जाता है तो वो जो वादे करता है उस वादों को परिणाम तक कहां तक पहुंचाया, उसके बाद अपनी शक्ल दिखाने जाना चाहिए। जैसे हम यदि वादा करते हैं कि हम 30 रुपए का पेट्रोल देंगे, तो फिर शक्ल दिखाने तभी जाओ जब आप 30 रुपए का पेट्रोल दे दो। जब आप कहते हो कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे और 100 दिन में काम शुरू कर देंगे और 7 साल में भी आप बुलेट ट्रेन नहीं ला पाए, तो आप किस मुंह से शक्ल लेकर जाएंगे? जब आप कहते हो हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अभी तक स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार ही चल रहा है। यदि हम किसी संगठन की वर्ग की भी बात करें, आदिवासी वर्ग की बात करें, तो अभी कुछ दिन पहले खरगोन में थाने के अंदर आदिवासी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। नेमावर में आदिवासियों को जिंदा गाड़ दिया गया। किसान हमारे 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए थे, किसानों से किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे जब किसानों को कहा ये तो गुंडे हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। 700 किसान मर गए, संसद में उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दी। प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद बैठे हुए हैं, न लोकसभा में न राज्यसभा में। कांग्रेस ने जब श्रद्धांजलि दी, कांग्रेस ने जब उनको लिए 2 मिनट का मौन रखा, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसानों के सम्मान में अपनी सीट से खड़े तक नहीं हुए। इतना इन्होंने किसानों का अपमान किया, किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। और गृह मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया है और गृह मंत्री को बचाने में पूरी पार्टी लगी हुई है। तो जिस गृह मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था कायम करने की, उस अपराधी गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। तो कौन सी शक्ल लेकर आप चुनावी दौर में कार्यकर्ता के घर पर जाएंगे? जहां तक कांग्रेस की बात है,
हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, हमने दी। हमने कहा मेट्रो स्टार्ट करेंगे, भोपाल इंदौर में मेट्रो का काम शुरू कर दिया। हमने कहा किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। विधानसभा में इन्होंने स्वीकार किया, अभी ये झूठ बोलेंगे कि नहीं किया इन्होंने। तो हमने कहा था कि बिजली का बिल हम किसानों का आधा करेंगे, वो कर देंगे। मतलब जो काम ये 18 साल में नहीं कर पाए थे वो काम हमने 1 साल में कर दिया था। तो मुझे जो भी जनता सुन रही है, मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आपके पास कांग्रेस आए या बीजेपी आए, आप ये देखिए कि जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उस घोषणा पत्र के वादों को परिणाम में कांग्रेस बदलती है या भाजपा बदलती है। ठीक है। यदि कांग्रेस आपको परिणाम अच्छे दे रही है तो आप कांग्रेस को वोट दो, भाजपा अच्छे परिणाम दे रही है तो भाजपा को वोट दो, भाजपा यदि 30 रुपए में पेट्रोल दे रही है तो भाजपा को वोट दे दो। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। राम पांडे जी, देखिए बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है और वोट बढ़ाने की कहीं ना कहीं कवायद बूथ मैनेजमेंट के जरिए है। हमारा टॉपिक भी क्योंकि आज का यही था, हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से कर सकते हैं दोनों ही राजनीतिक दल। आशीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आशीष जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। राम पांडे जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन बूथ स्तर पर किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस की रहेंगी, कैसे प्लान किया जाएगा, कैसे काम करेंगे? हालांकि अभी वक्त है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी होगा क्योंकि मुद्दों के साथ हर एक चीज को जन जन तक पहुंचाना, बूथ लेवल पर जो काम होता है वो अलग होता है, तो मेहनत तो है। मैडम, मैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा में रहता हूं। अभी ग्वालियर पूर्व विधानसभा के सारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग मैं स्वयं लेकर आ रहा हूं और यही उनसे मीटिंग में बात की गई थी कि हमें सदस्यता अभियान बढ़ाना है, जन जागरण करना है, जनता को जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बारे में बताना है, कैसे जनता को जोड़ना है। ये अभी 3 घंटे से मीटिंग लेकर मैं आ रहा हूँ। बस फर्क ये है कि कांग्रेस की खबर अखबार में नहीं आती। अब जो मैंने मीटिंग ली है वो कल अखबार में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग यदि मीटिंग कर लेते हैं तो वो अखबार में आ जाती है। तो जो बूथ मैनेजमेंट का जो हमारा काम है, जन जागरण का जो हमारा काम है वो चल रहा है। मैं स्वयं अभी मीटिंग लेकर आ रहा हूं, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारा जो बूथ मैनेजमेंट का काम है, जन जागरण का काम है, वो लगातार चल रहा है। लेकिन बूथ का भी जो आदमी है, चाहे वो कांग्रेस बनाए या भारतीय जनता पार्टी बनाए, पेट्रोल तो उसको भी 100 रुपए का लेना पड़ रहा है ना, गैस सिलेंडर तो उसको भी 100 रुपए का लेना पड़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो उसको महंगाई का असर नहीं होगा या उस पर बेरोजगारी का असर नहीं होगा। वो तो हर एक पर महंगाई और बेरोजगारी का असर होगा ना। तो हम तो कहते हैं बूथ मैनेजमेंट हो या ना हो, जनता को ये देखना चाहिए कि परिणाम बेहतर कौन दे रहा है, उस पार्टी को चुने। आशीष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, क्या लगता है बूथ लेवल पर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए समय है चुनाव में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी से जो उठापटक या जो तैयारियां शुरू हो गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बूथ लेवल पर भी काम कर रहे हैं या करेंगे, या जैसे भी स्ट्रेटजी प्लान की होगी संगठन ने, जो आप लोग कर रहे होंगे, कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस को भी आप सुन रहे थे और कांग्रेस पहले से लगातार, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, अभी भी कुछ पॉइंट्स राम पांडे जी ने बोले, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी में है। देखिए, अगर बूथ लेवल पर अगर कोई राजनीतिक संगठन है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। कांग्रेस अगर होती तो 2014 के बाद जो करारी हार लगातार उसको राष्ट्रीय स्तर पर मिली, एक एक करके जो राज्य उससे छिनते गए और मध्य प्रदेश में जो लगभग 2 दशक हो गए उसमें उसकी वापसी नहीं हो सकी, तो उसका स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस बूथ लेवल पे क्या वार्ड स्तर पे भी नहीं बची है। एक बात। दूसरा विषय, अगर अपनी कॉपी जांच के खुद को ही अगर नंबर देने होते तो जीवन बड़ा आसान हो जाता। तो मेरे कांग्रेसी मित्र जो बड़े ही ज्ञानवान हैं वो अपनी कॉपी को खुद जांचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जनता ने जो लोकतंत्र में बाबा साहब ने प्रबंध किए हैं कि जनता तय करती है कि किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को पालन किया, किसने नहीं। उसने सदैव पिछले 2003 से यानी कि 2 दशकों से कांग्रेस को नकारा है। अब 15 महीने की सरकार की बात करें, अगर 15 महीने की सरकार में इन्होंने जो कहा अगर वो किया ही होता तो जो 28 उपचुनाव हुए थे जिसमें इन्होंने जोर शोर से सारे विषय उठाए, वो 2/3 सीटों से क्यों हारे? अभी ताजा 4 उपचुनाव हुए हैं, कमलनाथ जी की कंपनी तो उसमें गायब रही।
उसमें तो जनता ने कुछ इनकी बात पे विश्वास ही नहीं किया। और मैं तमाम इनकी बातें दोहरा सकता हूं कि 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, 4,000 बेरोजगार भत्ता नहीं मिला, विधवाओं को पेंशन नहीं मिली, बेटियों को कन्यादान की राशि नहीं मिली, बच्चों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजनाएं बंद कर दी, संबल योजना समाप्त हो गई, और चला तो क्या तबादला उद्योग। तो कांग्रेसी बड़े मुंह और छोटे मुंह और बड़ी बात ना करें। अब भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है जो सदैव जन संवाद में, जन कार्यों में लगा रहता है। हम चुनाव आते ही कोई स्पेशल तैयारी नहीं करते। बूथ मैनेजमेंट कमेटियों से लेके पन्ना प्रमुख तक का सफर अगर किसी राजनीतिक संगठन ने इस देश में किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए चुनाव आने से पहले या चुनाव आने के पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की योजनाओं को, जनहितैषी कार्यों को जनता के बीच ले जाने में लगी होती है। अभी कोविड आपने देखा तो कोविड की पहली लहर में चप्पल पहनाने से भोजन पहुंचाने तक का सेवा ही संगठन मान के कार्य अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो छोड़िए, नेता भी नदारद थे। जब दूसरी लहर आई और वैक्सीनेशन उपलब्ध हुआ तो घर घर जाके वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन और अलग जो जानकारी हो सकती है वो उपलब्ध अगर कोई करा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जीवंत संगठन की भांति लगा रहता है और उसको चुनाव आने से पहले कोई विशेष तैयारी करनी नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो उसका एक ही मूल मंत्र होता है, जनता से किए गए वादों को पूरा करने का रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच सौंपते हैं और अपनी संगठनात्मक क्षमता से जन धारणा को कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते और आने वाले चुनावों में भी यही युक्ति, यही रणनीति से हम चुनाव में उतरेंगे। ठीक है आशीष जी, एक बात और है, 2018 में देखिए यदि बूथ पर फोकस करके, और जैसा कि आपने कहा कि बूथ स्तर पर यदि कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो वार्ड स्तर पर भी नहीं है, छोड़िए कांग्रेस का, कांग्रेस से जवाब लूंगी मैं। लेकिन यदि ऐसा है और हमेशा से ऐसा हुआ है तो 2018 में हमने देखा कि क्या हुआ था। हालांकि बाद में फिर तख्ता पलटा, सरकार आपकी बनी और मामूली जीत हार का अंतर था। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि हम विपक्ष को कम आंकें या कम आंकना चाहिए, क्योंकि आपने भी ये स्वीकारा कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। दूसरी बात, आदिवासी समुदाय, देखिए ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चुनाव में। तो निश्चित तौर पर हम यदि आदिवासी वोट बैंक की बात करें तो 2018 में देखिए जब कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा वोट बैंक गया था। इस बार बहुत सारे सम्मेलन शिवराज सरकार ने भी कराए हैं, आदिवासियों को साधने की कोशिश है। तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिलेगा? देखिए 2-3 चीजें आपकी बातों से जो ध्वनित होती दिखती है, उस पर एक एक करके बड़ी विचारशीलता से जवाब देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले 2018 में क्या हुआ? 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पुरानी सरकार को मत प्रतिशत में कांग्रेस के अपेक्षाकृत ज्यादा रखा। इस देश में जब 5 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा मान लिया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी से आपकी सरकार गिरी जाएगी, अगर 15 साल के बाद भी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने हमें मत प्रतिशत में ज्यादा किया तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को पीठ नहीं ठोकनी चाहिए, एक बात। उसके बाद कांग्रेसी, चूंकि मत प्रतिशत में हम ज्यादा थे पर कांग्रेसियों की सीट ज्यादा थी, तो इन्होंने लूली लंगड़ी एक सरकार बनाई जिसमें इन्होंने सबसे समर्थन लिया, परंतु समर्थन में ये टिक नहीं पाए, समर्थन में ये चल नहीं पाए और अपने ही बोझ से, अपने ही दुष्कर्मों से ये सरकार गिर गई। अब इसके बाद बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे क्या सीखा? तो भारतीय जनता पार्टी ने यह सीखा कि हम विपक्ष में भी जनता के बीच खड़े आए। कमलनाथ अपने मुख्यमंत्री निवास में रहते थे, अपने मंत्रालय में रहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर ओला पाला पड़ता था तो शिवराज सिंह जी जनता के बीच नजर आते थे। और इनकी टूटन में जब कुछ साथियों ने इनकी भ्रष्टाचारी सरकार का साथ छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना था, क्योंकि मध्य प्रदेश को कोई दोबारा चुनाव में डालना तो बेहतर नहीं था। और उसके बाद से 2020 से जो सरकार चली, समय समय पे हमें संवैधानिकता और नैतिकता में जनता ने भी मैंडेट दिया। मैं दोबारा याद दिलाऊंगा, 28 उपचुनावों में 2/3 सीटों से हम जीते। इन 4 उपचुनावों में फिर हमने 3 में विजय हासिल की और एक हमारा दमोह हमसे अगेंस्ट चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मैंडेट लेती आई है। अब बात आती है वोट बैंक की।
तो मुझे लगता है कि हमें जनता की बुद्धिमत्ता का इतना उपहास नहीं उड़ाना चाहिए कि उनको वोट बैंक माने। अगर आप किसी वर्ग के लिए काम करते हैं तो इसको ऐसा ना दें कि आप वोट बैंक को रिझा रहे हैं। 15 साल की सरकार चलाने के बाद भी ऐसे कई काम हैं जो हमें लगता है अधूरे हैं। तो ऐसे में जनजाति वनवासी समाज के गौरवों को सम्मान देना, जो आजादी के 75 साल तक कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका बीड़ा हमने उठाया। आप बताइए, इससे पहले कितने लोग रानी कमलापति जी को जानते थे, कितने लोग बिरसा मुंडा को, कितने लोग टांटिया मामा को। इन नामों को तो मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों ने पहली बार सुना। तो इस देश की जो एक सबसे बड़ी आबादी प्रतिशत में मध्य प्रदेश में रहती है, उनके गौरवों को स्थान दिलाना आप चुनाव से ना जोड़ें। मुझे लगता है कि जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो शायद वसीयत के लिए नहीं करते, अपितु आपके दिल की भावना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवर्णों के लिए भी काम करती है, पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने का भी बीड़ा उठाती है, और जब आदिवासी जनजाति समाज की बात आती है तो उनके लिए भी अगर कोई सरकार काम करती नजर आती है, जनजाति गौरव दिवस बनाने का अगर कोई निर्णय लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और राज्य में शिवराज सिंह जी की सरकार। ठीक है, राम पांडे जी अपनी बात रखिएगा। क्वेश्चन तो पूछिए आप। राम पांडे जी, जितनी बातें अभी निकली हैं और जितनी बातें अभी आ रही हैं, देखिए एक बात तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आशीष जी ने बोला कि जितनी चीजें हुई हैं, चाहे आदिवासियों की हो जाए या कितने लोग रानी कमलापति को जानते थे, कितने लोग टंटिया मामा को जानते थे, तमाम बातें हैं। तमाम बातें बूथ स्तर की भी वो कह चुके हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, वो तमाम जगह हैं। देखिए आप अपने अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन असल में बूथ स्तर पर कितना काम होता है, मुद्दे काम आएंगे, बूथ स्तर पे बूथ काम आएगा या कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आएगी, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर हम इन तमाम चीजों को ले लें, चाहे टंटिया मामा ले लें, रानी कमलापति ले लें, विकास के मुद्दे ले लें, बहुत सारी चीजें हैं, वो काम आएगा। मुझे लगता है जनता को तय करना है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है आपके नजरिए से? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना क्या ठीक है? काम तो दिखना चाहिए। पहली बात तो आप, मैं और पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या पार्टी के नेता हों, जो बोलते हैं 100% झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने के लिए यदि पूरी दुनिया में किसी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मिलेगा। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता था कि हमारे देश में कौन कौन महापुरुष हैं। केवल उनको 5 नाम पता थे: वीर सावरकर, गोलवलकर, हेडगेवर, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले इन 5 के अलावा किसी का नाम नहीं लिया था। और जहां तक ये चुनाव बूथ की बात करते हैं, क्या 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट का काम नहीं करती थी क्या? 2014 के पहले 70 सालों तक भारतीय जनता पार्टी क्यों हारती रही? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं था? 1952 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 लोकसभा सीटें थी और 1984 तक 2 लोकसभा सीटें रही। क्या इनका कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं था? कोई कार्यकर्ता नहीं थे? क्यों ये लगातार 30-35 सालों तक लगातार हारते रहे? क्या 1989 के पहले इन्हें इस देश में ये नहीं पता था कि हिंदू भी रहते हैं? इन्हें 1989 में ये पता लगा कि अरे इस देश में हिंदू भी रहते हैं। 1989 में इन्हें ये पता लगा कि अरे हमारे देश में राम मंदिर भी है, जिसमें मूर्तियां राजीव गांधी जी ने रखवा दी थी, नेहरू जी ने ताला खुलवा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है या आज देश का जो बंटाधार किया जा रहा है, देश को जो गर्त में डाला जा रहा है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के कारण। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी, क्या वहां इनका बूथ का कार्यकर्ता नहीं है? बंगाल में हारी, क्या वो वहां इनका बूथ का कार्यकर्ता नहीं है? राजस्थान में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, और अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में 29 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उनमें 8 पर कांग्रेस जीती, 7 पर भारतीय जनता पार्टी जीती। क्या वहां इनका बूथ मैनेजमेंट नहीं था? हिमाचल में इन्होंने 4 लाख से जो लोकसभा सीट जीती थी, उस सीट को ये हार गए। तीनों विधानसभा चुनाव हार गए। राजस्थान में अभी उपचुनाव में दोनों सीटों पर ये तीसरे चौथे नंबर पर रहे।
खंडवा में मध्य प्रदेश में ही हम बात कर लें, सीट भले ही ये जीत गए लेकिन इनका 2 लाख वोट कम हुआ। आज हिंदुस्तान की पूरे की हम बात कर लें तो केवल नॉर्थ इंडिया में इनकी सीटें हैं, साउथ में इनकी सीट ना के बराबर है। मिजोरम और कई प्रदेश ऐसे हैं, तमिलनाडु जैसे, जहां इनकी सीटें 0 है। क्या वहां इनका बूथ मैनेजमेंट नहीं है? तो ये एक लगातार प्रक्रिया है कि हमें अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से काम करना है, लेकिन एक नीयत होती है, एक नीयत होती है कि हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। एक होता है झूठ बोलकर आगे बढ़ें। इनके दिवंगत प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी, वो मीटिंग में कहते हैं कि भाई चुनाव जीतने के लिए यदि झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलिए। अमित शाह जी, इनके गृह मंत्री, कहते हैं कि यदि आपको सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फॉरवर्ड करनी है तो कीजिए, आप अपना वोट बढ़ाइए। तो आगे 2 तरीके से बढ़ा जाता है, एक सच्चाई के माध्यम से, एक झूठ के माध्यम से। हमारी पार्टी में तो देखिए ना, 1984 के बाद हम गांधी परिवार की भी हम बात करें, 3 बार प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। सोनिया जी 1991 में प्रधानमंत्री बन सकती थी, 2004 में बन सकती थी, 2009 में बन सकती थी। इसका मतलब सत्ता हमारे लिए नहीं है। इवन 1991 में शंकर दयाल शर्मा जी को बोला गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो मेरी जगह आप किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाइए। नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जैसे पद का त्याग शंकर दयाल शर्मा जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी कर चुके हैं। इनके यहाँ कोई पार्षद पद का त्याग नहीं करता है, बल्कि मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार थी, कोरोना काल था, कोरोना का आक्रमण मध्य प्रदेश में हो चुका था। उस समय 22 विधायकों को लेकर बेंगलोर में जाकर बंद कर दिया गया। वहां से उनके इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के नेता भोपाल लेकर आ रहे हैं, राज्यपाल उसकी परमिशन दे रहे हैं। वो भी एक संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया था कि जो विधायक बेंगलोर में बंद है उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर आ रहे हैं और उन इस्तीफों को स्वीकार किया जा रहा है। और उनको तब तक बंद रखा गया जब तक पूरे देश में कोरोना नहीं फैल गया। और जब पूरे देश में कोरोना फैल गया, शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उसके दूसरे दिन लॉकडाउन किया गया। पूरे देश की जनता को मौत के मुंह में धकेलने के बाद ये लॉकडाउन किया गया। केवल मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के कारण 1 महीने बाद लॉकडाउन किया गया। तो अब फिर उस लॉकडाउन में डॉक्टर्स ने काम किया। ठीक है राम पांडे जी, ठीक है आशीष जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है क्योंकि समय की सीमा भी है कि देखिए जो इलेक्शन होंगे, क्या पूरा का पूरा शिवराज सरकार के साथ साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम देश की बात भी लेकर चलें, हालांकि एमपी की चर्चा है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि योजनाओं की जब बात आती है तो केंद्र की योजनाओं का भी जिक्र हो रहा है। और अभी हाल ही में जब मीटिंग हुई है तो उसके बाद तमाम लोगों को सीएम शिवराज ने निर्देशित भी किया है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो तमाम चीजें, उनको भी ध्यान रख के काम करें ताकि आगे भी हमारा नाम हो। तो क्या माना जाए कि उनके साथ साथ मोदी फैक्टर भी एमपी के इलेक्शंस के लिए काम आएगा? देखिए, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। और 2014 के बाद से जब से सरकार आई तो जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इस देश की पॉलिटिक्स में था, उसको पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। नहीं तो मेरे मित्र जो घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के पिछले 25 साल के पुराने घोषणा पत्रों को निकाल के देख लें, वो हूबहू सेम कॉपी अगले 5 साल में हो जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी आई और अपने घोषणा पत्रों का पालन किया, तो आज मेरे कांग्रेसी मित्रों को भी घोषणा पत्र की चर्चा करनी पड़ती है, जो एक अच्छा लगता है। अब चूंकि हमारी केंद्र में सरकार है और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं थी, जो जनता से किए गए वादे थे, उसका रिपोर्ट कार्ड तो लेके जनता के बीच जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो निश्चित ही केंद्र की योजनाओं को लागू करने में अगर कोई नंबर 1 राज्य हमने हमेशा से प्रयास किया है, वो भारतीय जनता पार्टी शासित, शिवराज सरकार शासित मध्य प्रदेश हो।
आप आयुष्मान में देखिए, ठीक। आप वैक्सीनेशन में देखिए, आप भू स्वामित्व में देखिए, कौन सा राज्य जो नंबर 1 है। आप अगर कृषि सम्मान निधि अगर मोदी जी घोषित करते हैं 6,000, तो 4,000 रुपए मिलाते हैं ठीक है। शिवराज सिंह जी चौहान और उसको 10,000 कर चलिए। देते हैं। तो ये आशीष जी, हमारी प्राथमिकता है, जनता से किए गए वादों को पूरा करना और गांव गरीब किसान के जीवन में बदलाव लाना। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बूथ पर फोकस, देखिए बूथ पर फोकस है, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लगता है वही है तमाम जगह बूथ पर, कांग्रेस तो वार्ड स्तर पर भी नहीं है। कुछ भी कह लीजिए, कितना ही कर लीजिए, तय जनता को करना है और निश्चित तौर पर बहुत रोचक और दिलचस्प इलेक्शन इस बार देखने को मिलेंगे। इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।